आज की बड़ी खबर कांग्रेस से लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। एआईसीसी की बैठक चल रही है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंप दी गई। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया गया है। आज एआईसीसी की बैठक में सोनिया गांधी ने अपना भाषण दिया और इस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ बोल रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है एक ऐसी विचारधारा जो देश के हर क्षेत्र और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हो। ये सब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही पास है और ये बात हमें अगले चुनाव से पहले जनता को फिर से बतानी होगी। भाई और बहनों, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने साल 1998 से हमारी पार्टी की बागडोर संभालकर बहुत कुशलता से हमारा नेतृत्व किया है। हमारी पार्टी का भविष्य और भी उज्जवल है। हमारे उपाध्यक्ष राहुल जी के काम से पार्टी में नया उत्साह और नई एनर्जी आएगी। कांग्रेस के बुनियादी आदर्शों और मूल्यों पर वो जोर दे रहे हैं, इससे निश्चय ही हम सफलता की नई ऊंचाइयां छूएंगे। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि राहुल जी के नेतृत्व में 2014 के आम चुनाव के कैंपेन में हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने सुना और आखिर में जो एक वाक्य उन्होंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि जो चुनाव प्रचार करेगी पार्टी उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उर्मिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी इस चर्चा में शिरकत करें और शरद प्रधान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद प्रधान जी, सबसे पहले आपसे ही मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। अगर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें कामयाबी मिलेगी, तो इस आत्मविश्वास के पीछे क्या है? ये सीधी सीधी बात है। जो आज हुआ है ये भी एक मुझे लगता है स्टेज मैनेज ड्रामा था, जिसमें कि नाम राहुल का लेकर के और एक यूफोरिया क्रिएट करके बताने के लिए कि साहब देखिए कितना ज्यादा पूरा समूह जो है इस पार्टी का चाहता है कि राहुल गांधी बन जाए, लेकिन हम जो है उसे अभी हम, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसा नहीं है कि परंपरा आज क्रिएट, परंपरा तो बड़ी पुरानी थी। क्या पहले से पता नहीं था कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को कि ये परंपरा है? तो क्या जरूरत थी इसलिए पूरा ड्रामा करने की? दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, इस कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, वो सिर्फ गांधी नाम से ही चलती है। तो उसमें राहुल गांधी चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कुछ ना हो, चाहे वो शरद जी हो चाहे ना हो, सही कह रहे हैं आप। शरद जी जाहिर है कमान संभालनी है। शरद जी, जहाँ गांधी नेहरू परिवार की बात आती है, वो परिवार से और गांधी परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, जो भी है, उनके नाम से पार्टी चलती है। लेकिन लगता नहीं है कि मोदी फॉर पीएम, जब से मोदी दावेदार बने हैं, उम्मीदवार बने हैं, तब से मोदी की पार्टी या बीजेपी भी मोदी के नाम से चल रही है। विनोद शर्मा, देखिए बात यह है कि बिल्कुल चल रही है। इसमें कभी कभी विचार को चेहरे की जरूरत होती है और मोदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने क्या विचार पर देने की कोशिश की है, वो विकास का नारा है उनका। उसी विचार को नकारने के लिए कांग्रेस ने द आइडिया दैट इज इंडिया उसको पिट किया है मोदी के खिलाफ। वो जो आइडिया दैट इज इंडिया, अब शरद तो वहां यूपी में बैठे हुए हैं, इस स्लोगन से कोई भी प्रॉब्लम न मायावती को होगी ना मुलायम सिंह को होगी। और चूंकि कोई मनोनीत नहीं किया प्रधानमंत्री अपना कैंडिडेट, तो शरद ज्यादा बता सकते हैं कि किसके साथ जाने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ये जो ग्रुपिंग्स हैं, कांग्रेस के साथ कि भाजपा के साथ, जिसका एक कैंडिडेट मनोनीत है और वो कैंडिडेट जो भारत का आइडिया कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है उसके विपरीत है। एक बार शरद से ही पूछते हैं। शरद प्रधान, मुझे लगता है कि कई तरह से विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, चूंकि आप देर से आए,
कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर राहुल को घोषित न करना। मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, आपने देखा नहीं, मैं बहुत देर से बैठा हुआ। नहीं देखा, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री बोलने लगे। जाहिर है देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो हमें आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत कम बोलते हैं, 10 साल में कम ही मौके आते हैं। बिल्कुल। हम लोग तो अक्सर बोलते रहते हैं, तो आज उनका दिन था। चलिए शरद प्रधान जी, वापस उसी पर आते हैं। इसलिए ऐसा मौका है कि राहुल गांधी को इसलिए उम्मीदवारी नहीं घोषित की गई ताकि एक पत्ता खुला हो कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आए, कई दावेदार उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई ऐसा प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन हो जहां सरकार कोई किसी और की बने, प्रधानमंत्री कोई और हो और कांग्रेस सपोर्ट करे, कहीं ये पॉसिबिलिटी देखकर भी राहुल गांधी को बाहर रखा गया। और दूसरा एक सीधा डर कि मोदी से टकराने में कहीं जो खतरे हैं कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो हैं और उम्मीदवार ही रह जाए। मुझे यह लगता है कि जो दूसरी बात है वो खतरा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी का देख चुके हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ जिस तरह गिरा और विधानसभा के इलेक्शंस में राहुल गांधी का मैजिक नहीं चल पाया, तो ये खतरा जाहिर है कि मोदी के रहते हुए और ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से इन्होंने इसको दूर रखा है, क्योंकि कल जब लोकसभा चुनाव में जैसा कि आम ये जितने पोल सर्वेज आए हैं और ये एक आम परसेप्शन भी है कि कांग्रेस का ग्राफ और ज्यादा गिरेगा, तो उसमें राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम क्यों लगे? तब तो बड़ा आसान हो जाएगा, जैसे पिछली बार यूपी में और स्टेट्स में कहा गया कि स्टेट लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया, उसमें राहुल गांधी को जब लोकसभा में जीते तो राहुल गांधी को क्रेडिट मिल गया। तो इस बार भी ये रास्ता ओपन रखना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस अपनी स्थिति बनाए भी रखे तो कम से कम क्रेडिट दे सके राहुल गांधी को, और अगर फेल फ्लॉप करे तो डिस्क्रेडिट राहुल गांधी को नाम हालांकि वो मिलेगा। सवाल थी जी विनोद शर्मा, चूंकि आपको जाना है एक टिप्पणी जिस पर उर्मिलेश से हम बात कर चुके हैं, चिदम्बरम अगर ये कह रहे हैं कि 50% उम्मीदवार 35 से कम क्यों, ये बहुत अहम सवाल है। अचानक ये क्यों आया उस पार्टी में जहां यूथ कांग्रेस के भी जो प्रेसिडेंट है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन है कि 35 से नीचे होना चाहिए, लोग 5 साल 7 साल बाद। देखिए पहले तो ये जो शरद ने बोला मैं उसकी बात बोलता हूँ। देखिए जो भी नतीजे आएंगे उसका श्रेय या उसका ब्लेम राहुल गांधी को मिलेगा। ये कोई बचने वाला कोई बात नहीं है। इसमें दूसरी राजनीति है। इसमें कैसे बचेंगे? बाद देखिएगा क्या शरद प्रधान बचने देंगे क्या? हम बचने देंगे क्या? नहीं, हम जब नतीजे आएंगे हम लोग सवाल उठाएंगे। पहले भी बच चुके हैं तो हम तो सवाल उठाएंगे उसके बाद। लेकिन जहां तक 50 से कम की बात है, मेरा ख्याल है कुछ हो सकता है, हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक जानकारी मिली थी कि जिस तरह से अमेरिका में प्राइमरीज होती हैं, उसका एक प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी शुरू करने वाली है, जहां पर निर्वाचन जो हो, कौन कैंडिडेट किस असेंबली या किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा, उसका निर्वाचन जैसे कि अमेरिकन प्राइमरीज होती है वैसे हो। और अगर वैसा होगा तो फिर नेतृत्व उभरेगा अपने आप से, 50 बरस का हो, 60 बरस का हो, 70 बरस का। इस पर एक बहुत दिलचस्प बात मैं जोड़ूंगा विनोद के रहते हुए। देखिए पिछले दिनों मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 3 लड़के आए, उनमें से अलग अलग विश्वविद्यालयों के थे लेकिन इलाहाबाद से चले थे, एक इलाहाबाद का था, और सभी किसी न किसी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। उनको लेकर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग माने कार्यकारिणी के प्रमुख व्यक्ति आए जो ईस्टर्न यूपी के जिला अध्यक्ष थे किसी जिले के, और राहुल गांधी जी से उनकी बातचीत हो चुकी थी, उनके सलाहकारों से बात हो चुकी थी, उनके सचिव से बात हो चुकी थी कि ये लड़के कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, बड़े होनहार लड़के हैं। ठीक है। पता ये चला कि 2 महीनों की वार्ता के दौरान उनको राहुल गांधी जी के दफ्तर में समय ही नहीं मिला और अल्टीमेटली उनमें से 2 लड़के बीजेपी में चले गए, एक सपा में चला गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि बात सही है इनकी, लेकिन इसको वो क्या प्राइमरी चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? देखिए ऐसा है, फैसला लेना सही है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? बात सुनिए, ये तो आपकी बात सही है, तो हर किसी पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है, और वो अगर वो सही दिशा में जाती है तो वहां से नेतृत्व उभर सकता है। उभरता है नहीं उभरता है मुझे नहीं पता। मैं एक दूसरी बात करना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभी भाषण के दौरान कहा कि हमें हमारे काम के लिए जो श्रेय नहीं मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इशारा किस तरफ उनका है? क्या वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है? उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो बिटवीन द लाइंस में है। उन्होंने कहा कि अभी मीडिया की बात की, सूचना तंत्र की बात की कि इसका बड़ा विस्तार हुआ है, इसलिए हमारी जो नाकामियां हैं शायद वो बहुत बड़ी उभर कर आ गई मध्य वर्ग में, यूथ में। मुझे लगता है कि ये तो सूचना तंत्र के विस्तारित रूप पर ही एक तरह से इल्जाम है कि ये बड़ा बुरा हुआ। मैं कहता हूं कि इससे तो
इंपावरमेंट हुई है, लोगों को जानकारी मिली है। नहीं, उनका दर्द है कि वो खामियाजा जहां ज्यादा इल्जाम है, जहां महंगाई, करप्शन है, जो इन्होंने योजनाएं, जो अजीत इन्होंने इनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनको अमली जामा कैसे पहनाया गया। देखिए, उन्होंने जो कहा कि हमने ग्रोथ बहुत की है, लेकिन आपने किस तरह की ग्रोथ की है? आपने कहा गरीबी घटी है, आंकड़ों के हिसाब से ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी अभी आया है 2013 के लास्ट में। आपने एनएसएसओ, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अपनी सर्वे आए हैं, सारे बताते हैं, सर्वे और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पिछले 7-8 सालों में नहीं हो रही है देश में। जो ग्रोथ हो रही है एक तरफा है, रोजगार विहीन विकास हो रहा है। जो शहरों, गांवों से शहरों में पलायन हो रहा है भारत में, वो थर्ड वर्ल्ड में विकासशील देशों में सर्वाधिक है, लेकिन वे सारे के सारे लोग शहर में जाकर रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो गांवों में सृजन नहीं हो रहा है रोजगार का। शिक्षा व्यवस्था, सोनिया जी ने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा गरीबी को, असमानता को दूर करने का बड़ा अस्त्र है, लेकिन किस तरह की शिक्षा आप वो कर रहे हैं? शिक्षा का अधिकार तो आपने दिया, लेकिन आपने गांवों में, कस्बों में शिक्षा का क्या हाल है देखा है? आपने एक सेकंड में जोड़ लूं, नए विश्वविद्यालयों के खोलने की बात हुई कि बहुत खुले हैं। मैं कहता हूं कि ये नए विश्वविद्यालय जो खोले गए हैं प्राइवेट सेक्टर में, इनमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर शॉपिंग मॉल्स। वे शॉपिंग मॉल की तरह हैं, जहां आप धन लेकर जाइए और डिग्रियां पाइए, और आपको बुद्धू बनाने का पूरा का पूरा औजार है। क्या इस पर सोचा है सरकार ने? इसका मतलब बहुत सारी खामियां हैं सरकारी नीतियों में। आपने बहुत सारी नीतियां बनाई, लेकिन उन खामियों की ओर इशारा करें। अखिलेश अपना सवाल पूछिएगा जरा। मैं एक शरद प्रधान से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम बात करें राहुल गांधी हो, तो ठीक है कि राहुल गांधी बचना चाहते थे जिम्मेदारी से, या राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट न किया जाए अगर सरकार नहीं बनती है, इसलिए राहुल गांधी ने एक सेफ पैसेज राहुल गांधी के लिए निकाला गया कि उम्मीदवार घोषित नहीं किया, सरकार बनती है तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बात हो गई, सब लोग यही कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हम लगातार दर्शक को दिखा रहे हैं, बीजेपी में भी बैठक चल रही है और कांग्रेस में भी चल रही है। शरद प्रधान, सवाल ये उठता है, मोदी की बात नहीं करते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी फॉर पीएम का कैप लगाकर और बीजेपी नेता घूम रहे हैं, चिंतन बैठक और चिंता बैठक हो रही है। सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी के नाम पर घोड़े दौड़ाए गए, 4 महीने और चुनाव होते हैं, तैयारियां होती है, रैलियां होती है। मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए जितनी अपेक्षित सीटें हैं, जो 98-99 के टैली से भी अगर नीचे जाता है तो, या नहीं बन पाते, उनके भविष्य पर क्या सवाल उठेगा? उनके लिए आखिरी दाव है या नहीं? बिल्कुल उठेगा। देखिए, बीजेपी की जो हालत थी, उसमें उनको चाहिए था कोई एक जना जो कि उन बीजेपी को फिर से एक नई प्रोफाइल दे सके, बीजेपी को बूस्ट। अदरवाइज बीजेपी के पास कुछ नहीं था। आज जो बीजेपी को बूस्ट मिला है वो मोदी के सिर्फ नाम पे मिल रहा है, फॉर वट एवर रीजन। देखिए, जहां तक उनका वो ये रिस्क, मोदी ये रिस्क ले रहे हैं कि अगर वो कल नहीं बनते हैं, जो कि आम आदमी के पार्टी के राइज के बाद ऐसा अंदेशा हो गया है कि उनके मार्च पे ब्रेक लग गए, तो ये जाहिर है कि वो ये रिस्क लेने को तैयार है। उनका बिल्कुल, ये बीजेपी के नेता तमाम सारे खुद ही बैठे होंगे इस इंतजार में। लेकिन मैं समझना चाहूँ, क्या ये मोदी का आखिरी दाव होगा? फिर सक्सीड नहीं कर, आखिरी दाव होगा, क्योंकि मोदी के नाम पर जितना बीजेपी जितना बहुत पहले से तैयारियों के साथ वो टेक ऑफ किया, प्रचार रैलियां हो चुकी है, बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं, क्या ये आखिरी दाव होगा मोदी का? बिल्कुल मेरा ख्याल आखिरी दाव होगा, क्योंकि देखिए, जब से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में राइज हुआ है, मोदी को एक खतरा पैदा हो गया है। वो अब किरण बेदी का सहारा ले रहे हैं, वो अब बाबा रामदेव का सहारा ले रहे हैं। उनको ये अंदेशा ऑलरेडी हो चुका है। जनरल वीके सिंह का सहारा ले रहे हैं कि क्योंकि उनके पास कांग्रेस से लड़ने के हथियार है, लेकिन आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से लड़ने के लिए उनके पास हथियार नहीं, सिवाय एक चीज कहने के कि उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट ले लिया। तो ये बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। और कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी रही है पॉलिटिकली कि उन्होंने सपोर्ट दे करके, उन्हें मालूम है हम तो डूब ही रहे हैं, तो कम से कम मोदी को तो ना बढ़ने दो आगे जी। इसलिए तो केजरीवाल आगे, इसलिए केजरीवाल आगे, और इसलिए बीजेपी वाले करें, केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन सवाल एक और है, मनमोहन सिंह ने आज एक और बात कही अखिलेश आपके लिए भी। नहीं, बी टीम नहीं है। देखिए, केजरीवाल से कोई डील नहीं हुई है। केजरीवाल ने मैं नहीं करूं डील हुई है, मैं नहीं करूं डील हुई है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को ये सूट करता है अगर केजरीवाल आगे बढ़े तो, क्योंकि मोदी को रोकने में कहीं केजरीवाल कांग्रेस को सूट करता है। लेकिन उसमें केजरीवाल इस चाल में पार्टी नहीं है। ये अगर बीजेपी चाहती है, अगर बीजेपी को इतना पॉलिटिकल सेंस होता तो बीजेपी पहले सपोर्ट कर देती, पहले तो आज ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता, मोदी को एडवांटेज मिलता। अगर ये स्ट्रैटेजी इनको पहले समझ में आ गई होती तो ये सपोर्ट करते तो एडवांटेज मिलता।
आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का फायदा मिलता बीजेपी को। चलिए एक सवाल और, तो इनकी एक मिनट शरद प्रधान, एक सवाल और उठता है कि मनमोहन सिंह ने कहा है कि नारे लगाने से समस्या हल नहीं होगी, देश को राजनीतिक अनुभव की जरूरत है। ये जब नारे लगाने की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा है? जाहिर है आम आदमी पार्टी की तरफ। कोई इशारा बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ है। और दरअसल बात यह है जो अभी शरद प्रधान कह रहे थे, देखिए आम आदमी पार्टी इससे मोदी के रास्ते में एक विघ्न बाधा जरूर है, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे जबरदस्त कहीं लड़ाई है, कोई विकल्प दे रहा है, कोई उसका मुकाबला कर रहा है, तो इस देश के विभिन्न प्रांतों में काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ सितारा जरूर है, लेकिन वो दिल्ली तक सीमित है, आसपास हरियाणा में है, बेंगलोर में है, कुछ एक और महानगरों में है। अभी ले देकर उसका जो आकर्षण है युवा वर्ग में, वो इतना अभी उसका विस्तार नहीं हुआ है कि वो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक मुकम्मल विकल्प बन सके। इतना कम है कि और गलतियां भी कर रहे हैं, और उनकी गलतियां भी कर रही है, जो कर रहे हैं उससे जनता में कहीं मोह भंग नहीं हो रहा। लेकिन वो एक काम जरूर कर रही है आम आदमी पार्टी कि वो बीजेपी का जो यूथ सेक्टर में, यूथ सेगमेंट में जो सपोर्ट बेस है, उसमें अगर कुछ 1000 भी वोट अगर वो लेती है तो वो मोदी का रास्ता कठिन होता है। शरद प्रधान जी, मेरा आपसे एक अलग हटकर सवाल है। जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी के आने से चुनाव प्रचार समिति के जो अब वो अध्यक्ष बन गए हैं, इससे नई ऊर्जा का संचार होगा पार्टी में। ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा कि नई ऊर्जा आ जाएगी? राहुल गांधी पहले से भी बड़ी भूमिका में थे, वो तस्वीरें तमाम लोगों को याद है जब दागी सांसदों वाला अध्यादेश जो था उसको कैसे उन्होंने पलटवा दिया था क्षण भर में। नहीं, देखिए ये तो मेरा ख्याल मनमोहन सिंह जी की मजबूरी है कि उनको ये बात कहनी है। भाई राहुल गांधी की प्रेज में और क्या कह सकते हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई राहुल गांधी का नाम क्यों लीडर बनाया गया। ये तो एक उनकी औपचारिकता है, क्योंकि ये सबको मालूम है, तो जग जाहिर हो चुका है कि जो राहुल गांधी एक तो सो के जागते हैं बहुत, जब तक होश आता है तो बड़ी देरी चुकी हो चुकी होती है। किसी भी महज अहम मुद्दे पर आप देख लीजिए, वो लेट रिएक्शन उनका होता है, और फिर वो क्योंकि वो गांधी हैं इसलिए वो प्रिवेल कर जाते हैं। इसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती है, इसमें दिखती है कि क्योंकि मैं एक एरिस्टोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मेरा वर्ड जो है लॉ है, जो मैं कहूंगा वो सब मानेंगे, ऐसे में इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसे में सही बात अगर पार्टी के और लीडर बोले तो नहीं मानी जाएगी। ऐसे में उर्मिलेश जी, आपके मुताबिक क्या चुनौतियां होंगी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष वो जब चुन लिए गए उसके बाद? देखिए राहुल गांधी के सामने पहले भी चुनौतियां थी, वो चुनाव समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन, जो भी कह लीजिए, जो भी वो बन जाते हैं, वो लगभग वही चुनौतियां हैं। पार्टी उनकी है, पार्टी का नेतृत्व उनका है। जब बार बार लोग कहते हैं कि राहुल जी बड़े रोल में आएंगे, अरे भाई कम वो छोटे रोल में कब थे? वो हमेशा जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तब भी महत्वपूर्ण थे, जब याद होगा सलमान खुर्शीद तब भी वो सलमान खुर्शीद का चर्चित बयान कैमियो रोल में है राहुल गांधी, और चर्चित एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा मानता हूं कि भाई राहुल गांधी इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी, और जैसा कि कांग्रेस वर्षों से जिस तरह से बनी है उसमें एक परिवार का रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उसको हटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। ऐसे में उनका सबसे बढ़िया रोल इस देश के लिए, समाज के लिए यही हो सकता है कि वो एक सार्थक मीनिंगफुल अल्टरनेटिव के लिए प्रयास करें। अपने पार्टी की जो सरकार की दुर्गति हुई है, जो नीतियां उसकी खराब रही हैं, इस देश की जनता ने जो उसे खारिज किया है, उसको वो सीरियसली रिव्यू करें और चेंज करें अपने को, अपनी पार्टी को चेंज करें। एक सवाल और उठता है, सोनिया गांधी ने अपने स्पीच में एक बात और कही कि हार जीत होता रहता है और राजनीति में हार जीत बहुत मायने नहीं रखती है। ये कई बार कांग्रेस नेता अब हाल के दिनों में कहने लगे। शरद प्रधान, इसका मतलब यह भी निकाला जाए कि अगर आप ऐसे मौके पर कहते हैं हार जीत होती रहती है, तो कहीं ना कहीं आप संकेत दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम फटे हुए मैदान में, और उसमें कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन्स है, एक डर एक है। बिल्कुल नहीं, ये चीज है, ये एहसास है जो कि जाहिर कर रही हैं वो, कि ये मुमकिन, उनको मालूम है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, क्या हकीकत क्या है, उन्हें इस चीज का अंदाजा है। तो उन्हें मालूम है ये चीज, इसीलिए वो कह रही है कि हमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, पहले भी ऐसा हुआ है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे स्थिति जब ऐसी खराब आएगी तो कम से कम ये कह सकेंगे हमने तो नहीं कहा था कि हम जीत रहे हैं, हम तो देश की सेवा में लगे हुए। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि हम जीतेंगे और राहुल जी के नेतृत्व में जीतेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है, शरद जी कहा है। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को जारी रखें। वो नहीं कह सकते कि हार। बिल्कुल ठीक है। तो राजनीतिक सरगर्मी का आज दिन है। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही दलों में दो बड़ी बैठकें हो रही हैं, जहां एक और एआईसीसी की बैठक हो रही है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है।
अगर कांग्रेस की बात की जाए तो निगाहें राहुल गांधी की ओर है। 3:30 बजे राहुल गांधी भाषण देंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि कल ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि उन्हें चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी पार्टी की तरफ से उन्हें घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में कई सवाल भी हैं। उर्मिलेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा इसके पीछे क्या किसी तरह की कोई हिचक है? और दूसरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीजेपी की तरफ से या अन्य पार्टियों की तरफ से बार बार यह बात कही गई कि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दे दी गई? नहीं देखिए, ये दबाव कहीं काम कर रहा था? नहीं देखिए, मैं पहले भी जैसे कहा कि भी वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने, जनरल सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी जनरल बने, कमान तो उन्हीं के हाथ में है, उनके परिवार के हाथ में है, नेहरू गांधी फैमिली के हाथ में। ये कौन नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी में जो चाहते हैं वो लोग वही होता है। और जाहिर है सारे कांग्रेसी उन्हीं की तरफ देखते हैं कि दिशा निर्देश वहां से आए, क्योंकि पार्टी काफी बदली है और ये इंदिरा गांधी के जमाने से ये चेंजेज हुए हैं। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देश में रही हैं, उन पर जिस तरह से चीजें, जिस तरह से प्रभाव पड़ा, उन पर जिस तरह परिवर्तन उनमें हुआ, बदलाव हुआ, उससे कांग्रेस जो है पूरी तरह उस परंपरा से जुड़ी हुई है आज की तारीख में। ये वो कांग्रेस नहीं है कि एक रिजोल्यूशन कोई आता था और उस रिजोल्यूशन पर खुल के बहस होती थी और लोग चुनौती देते थे। ठीक है, जितेंद्र प्रसाद वगैरह ने एक बार कोशिश की थी कि वो इस तरह से डेमोक्रेटाइज करें चीजों को, लेकिन फिर बाद में चीजें बदल गई। तो मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में हर कांग्रेसी को राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उन्हीं से प्रकाश लेना है और ऐसे में इन लोगों को प्रकाश देना ये बड़ा नेचुरल है। इसमें कोई बड़ा डायनेमिक्स नहीं है पॉलिटिक्स का। शरद प्रधान जी, आपसे समझना चाहूंगा इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा जो दिखेगा? प्रतीकात्मक बदलाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर राहुल गांधी के हाथों में चुनाव प्रचार समिति की कमान आ गई है। शरद प्रधान जी, आपसे मेरा सवाल है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ेंगे। तालकटोरा स्टेडियम भी आपको लिए चलेंगे, किस तरह की हलचल वहां पर है, और बीजेपी खेमे से क्या खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे।